प्राचीन मिस्र। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े पिरामिड, रहस्यमयी चित्रलिपि और शक्तिशाली फैरो की तस्वीरें आ जाती हैं। नील नदी के किनारे 3000 साल से भी ज्यादा समय तक फलने फूलने वाली इस सभ्यता ने सदियों से मानव जाति की कल्पना को मोहित किया है। लगभग 3100 बीसी ऊपरी और निचले मिस्र के एकीकरण से लेकर 30 बीसी में रोमन साम्राज्य में इसके विलय तक प्राचीन मिस्र ने इमेंस पावर, प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल ब्रिलियंस के द्वार देखे। प्राचीन मिस्रवासियों ने एक विशिष्ट और सोफिस्टिकेटेड संस्कृति विकसित की जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट धार्मिक मान्यताएं और गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उन्नत ज्ञान आज भी हमें मोहित और प्रेरित करते हैं। प्राचीन मिस्र की कहानी मानव इंजेन्युइटी की स्थायी शक्ति और एक सभ्यता के इतिहास के कोर्स पर गहरे प्रभाव का प्रमाण है। प्राचीन मिस्र सभ्यता के केंद्र में नील नदी थी। उत्तर पूर्वी अफ्रीका के शुष्क रेगिस्तानों से होकर उत्तर की ओर बहने वाली नील नदी प्राचीन मिस्र वासियों के लिए जीवन रेखा थी, जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक पानी और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। हर साल नील नदी एक प्रेडिक्टेबल बाढ़ में अपने किनारों से ऊपर बह जाती थी, जिससे आसपास की जमीन पर रिच सिल्ट जमा हो जाती थी। अखेत के नाम से जानी जाने वाली यह वार्षिक बाढ़ प्राचीन मिस्र की कृषि की जीवन रेखा थी। इसने सूखे रेगिस्तान को एक उपजाऊ हरी पट्टी में बदल दिया, जिससे मिस्रवासी गेहूं, जौ और फ्लैक्स जैसी फसलें उगा सके। नील नदी न केवल सस्टेनेंस का स्रोत थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भी थी। नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती थी, जबकि प्रिवेलिंग हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती थी। इससे नावों के लिए सामान और लोगों को लेकर पूरे देश में अपस्ट्रीम यात्रा करना आसान हो जाता था। इसलिए नील नदी एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में कार्य करती थी, जो ऊपरी और निचले मिस्र के लोगों को जोड़ती थी और व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाती थी। नील नदी की उदारता का प्राचीन मिस्र के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उपजाऊ नील घाटी में उत्पादित भोजन की प्रचुरता ने एक बड़ी और अच्छी तरह से भरी हुई आबादी को अनुमति दी। इसके परिणाम स्वरूप श्रम का विशेष सज्जता हुआ, जिसमें लोग शिल्प, कला और अन्य गैर कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। नील नदी की वार्षिक बाढ़ के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग और संगठन की भी आवश्यकता थी। बाढ़ के पानी को प्रबंधित करने और उन्हें समान रूप से भूमि पर वितरित करने के लिए सिंचाई नहरों और बेसिन्स की एक सोफिस्टिकेटेड प्रणाली विकसित की गई थी। इन वाइटल वाटरवर्क्स के निर्माण और रखरखाव की देखरेख के लिए एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता थी। इसने मिस्रवासियों के बीच समुदाय और इंटरडिपेंडेंस की एक मजबूत भावना को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका अस्तित्व नील नदी की शक्ति का उपयोग करने की उनकी सामूहिक क्षमता पर निर्भर था। प्राचीन मिस्र के समाज के शीर्ष पर फैरो खड़ा था। सिर्फ एक राजा से बढ़कर फैरो को एक जीवित देवता माना जाता था, जो पृथ्वी पर भगवान होरस का अवतार था। माना जाता था कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है और वह मात, ब्रह्मांड के कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। फैरो की दिव्य स्थिति उनके स्मारकों, विशेष रूप से पिरामिडों की भव्यता में परिलक्षित होती थी। फैरो के लिए मकबरे के रूप में बनाए गए ये विशाल ढांचे न केवल उनकी शक्ति के भौतिक प्रमाण थे, बल्कि देवताओं से उनके संबंध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी थे। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें कई वर्षों में हजारों कुशल श्रमिकों के श्रम की आवश्यकता होती थी। गीजा में स्थित सबसे प्रसिद्ध पिरामिड आज भी इंजीनियरिंग चमत्कार माने जाते हैं, जो प्राचीन मिस्रवासियों की इंजेन्युइटी और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। भाग 5, आफ्टरलाइफ, ममिया और अनंत जीवन। प्राचीन मिस्रवासी आफ्टरलाइफ के बारे में बहुत चिंतित थे। वे एक आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास करते थे जिसे द्वात के नाम से जाना जाता है, जहां मृतकों का अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस द्वारा न्याय किया जाएगा। आफ्टरलाइफ में एक अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मिस्रवासियों ने विस्तृत बरियल रिचुअल्स और ममिफिकेशन तकनीकें विकसित की। ममिफिकेशन शरीर को अनंत काल तक सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें आंतरिक अंगों को निकालना, शरीर को नेट्रॉन लवण से सुखाना और इसे लिनन बैंडेजेस की परतों में लपेटना शामिल था। फिर ममिफाइड शरीर को एक सार्कोफेगस में रखा जाता था, जिसे अक्सर मृतक को आफ्टर लाइफ की उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए मंत्रों और प्रार्थनाओं से सजाया जाता था। मकबरों को भोजन, फर्नीचर और अन्य जरूरतों से भर दिया जाता था, जिनकी मृतक को अगले जीवन में
आवश्यकता होगी, जो मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता में मिस्रवासियों के विश्वास को दर्शाता है। भाग 6। प्राचीन मिस्र की संस्कृति, कला, लेखन और ज्ञान। प्राचीन मिस्र की संस्कृति समृद्ध और जीवंत थी, जिसकी विशेषता एक विशिष्ट कलात्मक शैली, लेखन की एक जटिल प्रणाली और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत ज्ञान थी। मिस्र की कला अत्यधिक प्रतीकात्मक थी, जिसमें आकृतियों और वस्तुओं को अक्सर एक स्टाइलाइज्ड तरीके से दर्शाया जाता था। दीवार पेंटिंग, मूर्तियां और इंट्रिकेट नक्काशी मंदिरों और मकबरों को सुशोभित करती थी, जो रोजमर्रा की जिंदगी, धार्मिक अनुष्ठानों और आफ्टर लाइफ की यात्रा के दृश्यों को दर्शाती थी। मिस्रवासियों ने चित्रलिपि के रूप में जानी जाने वाली एक अनोखी लेखन प्रणाली विकसित की, जो चित्रलिपि, सिलाबिक और वर्णमाला तत्वों का एक संयोजन है। चित्रलिपि का उपयोग महत्वपूर्ण घटनाओं, धार्मिक ग्रंथों और यहां तक कि रोजमर्रा के मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। 1799 में रोसेट्टा स्टोन की खोज, जिसमें चित्रलिपि, डिमोटिक लिपि और प्राचीन ग्रीक में एक ही पाठ था, इस प्राचीन लेखन प्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण साधन था। मिस्रवासियों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने एक दशमलव प्रणाली विकसित की, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन की गणना की और सौर वर्ष पर आधारित एक कैलेंडर बनाया। शरीर, रचना विज्ञान और रोग के बारे में उनका ज्ञान उनके समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से परिष्कृत था, जैसा कि उनके ममिफिकेशन प्रथाओं और चिकित्सा पेपायरी द्वारा प्रमाणित है। भाग 7। सभ्यता का पतन, आंतरिक और बाहरी दबाव। अपने लंबे और शानदार इतिहास के बावजूद प्राचीन मिस्र की सभ्यता पतन से अछूती नहीं थी। आंतरिक और बाहरी दबावों के संयोजन ने अंततः इसके कमजोर होने और अंततः पतन का कारण बना। आंतरिक कलह, जैसे कि विरोधी गुटों के बीच सत्ता संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता ने फैरो के केंद्रीय अधिकार को कमजोर कर दिया। बाहरी खतरे, जैसे कि फारसियों, यूनानियों और रोमनों जैसी विदेशी शक्तियों के आक्रमण ने मिस्र के राज्य को और अस्थिर कर दिया। 332 बीसी में सिकंदर महान द्वारा मिस्र की विजय ने फैरो के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। हालांकि मिस्र की संस्कृति यूनानी शासन के तहत फलती फूलती रही, फैरो की जगह विदेशी शासकों ने ले ली और मिस्र बड़े साम्राज्यों के भीतर एक प्रांत बन गया। अंतिम झटका 30 बीसी में लगा, जब मिस्र रोमन साम्राज्य में समा गया, जिसने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राचीन मिस्र की सभ्यता के अंत को चिह्नित किया। भाग 8। फैरो की विरासत, स्थायी अजूबे और आधुनिक खोजें। भले ही प्राचीन मिस्र की सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। प्राचीन मिस्रवासियों की मॉन्यूमेंटल वास्तुकला, जैसे कि पिरामिड, स्फिंक्स और लक्सर और कर्णक के मंदिर, उनकी प्रतिभा और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये प्रतिष्ठित संरचनाएं दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती रहती हैं, जो इस प्राचीन सभ्यता की भव्यता और वैभव की एक झलक पेश करती है। 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा टूतनखामेन के मकबरे की खोज ने प्राचीन मिस्र और उसके खजाने में नए सिरे से रुचि जगाई। मकबरे के भीतर पाई गई चमकदार कलाकृतियां, जिनमें फैरो का सुनहरा डेथ मास्क भी शामिल है, ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया और प्राचीन मिस्र की संस्कृति की समृद्धि और परिष्कार पर प्रकाश डाला। भाग 9। निष्कर्ष, प्राचीन मिस्र का कालातीत आकर्षण। प्राचीन मिस्र, एक सभ्यता जो 3000 वर्षों से अधिक समय तक फली फूली, ने मानव इतिहास के दौरान एक अमिट छाप छोड़ी। प्राचीन मिस्र वासियों ने एक परिष्कृत संस्कृति विकसित की, मॉन्यूमेंटल वास्तुकला का निर्माण किया और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनकी कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है, उनकी उपलब्धियों पर विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। गीजा के विशाल पिरामिडों से लेकर उनके मंदिरों और मकबरों को सुशोभित करने वाले जटिल चित्रलिपि तक, प्राचीन मिस्र हमें मोहित और रोमांचित करता रहता है। नई खोजों और नवीन शोध विधियों से प्रेरित प्राचीन मिस्र का चल रहा अध्ययन यह सुनिश्चित करता है कि यह प्राचीन सभ्यता आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें मोहित और शिक्षित करती रहेगी।